एचएनएन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। मौजूदा बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में अयोध्या के राम मंदिर के ऐतिहासिक पलों की बात हो रही थी। आपको बता दें कि ऐतिहासिक बन चुका है अयोध्या का राम मंदिर। ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अल्पकालिक चर्चा की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी दोनों सदनों की संशोधित कार्यसूची में ये जानकारी दी गई है। कार्यसूची में उस दिन सदन में उठाए जाने वाले एजेंडे के मुख्य विषय शामिल होते हैं और आमतौर पर इसे सत्र अवधि के दौरान बैठक की तारीख से 2 दिन पहले दैनिक रूप से जारी किया जाता है। अंतिम एजेंडा कार्य की संशोधित सूची में शामिल होता है और बैठक के पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। लोकसभा में श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यपाल सिंह और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे की ओर से दिया गया है। श्रीकांत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। राज्यसभा में इसी विषय पर अल्पकालिक चर्चा का नोटिस बीजेपी सांसदों सुधांशु त्रिवेदी, के लक्ष्मण और मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने दिया है। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन में सरकार की ओर से लाए गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र विषय पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसे राज्यसभा में पेश किया था। बीजेपी ने इन विषयों पर चर्चा के दौरान अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आपको बता दें कि निचले सदन में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र विषय पर चर्चा पूरी हो चुकी है। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तत्कालीन सरकार ने कोयले को राख बना दिया था, जबकि मौजूदा सरकार ने उसी कोयले को हीरा बना दिया है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और इसे 9 फरवरी को समाप्त होना था, लेकिन उक्त दोनों विषयों के मद्देनजर सत्र को एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया गया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किसान मोर्चा राजकुमार चाहर और प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि ये यात्रा पूरे भारत में 12 फरवरी से शुरू होगी। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से यात्रा को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया गया है और बीजेपी किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत भी करेंगे और सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ग्राम परिक्रमा योजना अभियान के रूप में जो कार्यक्रम लिया गया है, उस कार्यक्रम के तहत आज सभी पत्रकार बंधुओं से वार्ता का कार्यक्रम किया गया और ग्राम परिक्रमा अभियान के माध्यम से हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ग्रामों में जाकर, प्रत्येक ग्राम में जाकर के किसानों से मिल करके भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसानों की हित योजनाओं के बारे में उनको जानकारी बना ले कि किस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाओं से और केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्पण से और पूरे ईमानदारी से काम कर रही है और किस तरह से उसको लाभ मिल रहा है और किसानों की क्या समस्याएं हैं। हम लोग चौपाल लगाकर ये भी जानने का काम करेंगे कि हमारे देश का जो अन्नदाता है किसान, जो एक भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की आत्मा गांव बसती है। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है
उस किसान की क्या समस्याएं हैं, उस चौपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे कार्यकर्ता उन समस्याओं को संतुलित करने का काम करेंगे और उस समस्याओं को संतुलित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा उन समस्याओं को हल कराने का भी काम हम लोग करेंगे। ये बहुत एक व्यापक अभियान है, किसानों के हित के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक ग्राम किसानों को भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करने वाले हैं। ये जो ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ 12 तारीख से हो रहा है और इसको राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा पूरी तरीके से इसमें ध्यान में रख के काम कर रहा है। आदरणीय JP नड्डा जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 50,000 किसान उनकी अकेली उस उद्घाटन की सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा प्रत्येक ग्राम में जहाँ जहाँ चौपालें लगेंगी उसमें 3,000 किसानों को मिनिमम LED स्क्रीन के माध्यम से उनको अपना जो आगे के वक्तव्य हैं उनको प्रेषित करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एक कारण आपको बताता हूँ ग्राम परिक्रमा यात्रा का, कि जो हम गांव-गांव जाएंगे, हमारे किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे, जन जागरण करेंगे, किसानों से उनकी प्रमुख समस्याओं को जानेंगे। उन प्रमुख समस्याओं में सपोज करिए 20-20, 30-30 गाँव की जो एक कॉमन समस्या होगी, उस कॉमन समस्या को हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाएंगे, जिससे कि वो उस समस्या को हम हमारे आगामी लोकसभा चुनाव में जो शपथ पत्र आएगा, उस शपथ पत्र में हम उन समस्याओं को मेंशन करा सकें, किसी एक या दो प्रमुख समस्याओं को शपथ पत्र में हम लोग डलवा सकें, ये रहेगा। उसके अलावा ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से जो गांव के पिछड़े किसान हैं, जो इतना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो अपडेटेड नहीं है, उनको जो हमारे जिले का जो विकास भवन होता है, वहाँ की नई किसानों के प्रति जो स्कीम होती हैं, उन स्कीमों के बारे में उनको अवगत कराएंगे, उनको अवेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी जो सरकार द्वारा लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें, जो सब्सिडी है उनका लाभ ले सकें। तो मेन उद्देश्य ग्राम परिक्रमा यात्रा का ये रहेगा। हर ग्राम परिक्रमा यात्रा के बाद हम एक चौपाल लगाएंगे, वहाँ किसानों की समस्याओं को जानेंगे। जिले के जो सब जनप्रतिनिधि होंगे या जो भी वरिष्ठ होंगे, वो उस जन चौपाल के मुख्य अतिथि होंगे और इस तरीके से उस जन चौपाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगा, 1 महीने बराबर ये चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में उप्र बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार ने इसका स्वरूप बदल कर रख दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का 7,36,437 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पेश किया था। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि नेता सदन को कभी-कभी हमारी चिंता हो जाती है, लगता है कि वह चाचा परिचर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाचा पीढ़ी के थे, हैं और रहेंगे। खांटी समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। हालांकि जब यादव बजट पर चर्चा कर रहे थे तब सदन में योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। अखिलेश यादव जरूरी उनकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे। मुख्यमंत्री अक्सर सदन में अपने संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव की चर्चा करते रहते हैं और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहते हैं कि वे अपना चाचा का सम्मान नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी की तरफ से बीजेपी के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि किस मुंह से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में दावा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। वहीं इन सब के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर देखने को मिल रही है कि सपा ने जिसके भी साथ अलायंस किया वह लंबे समय तक नहीं चल पाया।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बंगाल अध्यक्ष और ममता सरकार में पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। आपको बता दें कि उन्होंने योगी को धमकी देते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कोलकाता आए तो उन्हें निकलने नहीं देंगे, वे और उनका संगठन उनका घेराव करेगा। इतना ही नहीं, ममता के मंत्री ने ज्ञानवापी में पूजा पाठ बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में चल रहा पूजा पाठ तुरंत बंद होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसका बड़ा विरोध करेंगे। दरअसल सिद्दीकुल्लाह चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उस बात से नाराज थे जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जिक्र किया था। आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने कहा था कि मस्जिद में जबरदस्ती पूजा पाठ शुरू किया गया है। हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते इबादत करने, तो हमारी मस्जिदों में क्यों आ रहे हैं? मस्जिद तो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर मस्जिद को कोई मंदिर बनाना चाहेगा तो हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो मस्जिद वहां 800 साल से ज्यादा से है, कैसे उसको तोड़ेंगे? अगर ये मस्जिद खाली नहीं की गई तो हम लोग रास्ता घेरेंगे। चौधरी पहले भी कई मौके पर विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले 2019 में चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट पर कदम न रखने देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, इजराइल हमास युद्ध के समय वो फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस भी निकाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 32वां ताज महोत्सव 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि संस्कृति और समृद्धि की थीम पर होने जा रहे भव्य आयोजन में इस बार देश भर से आए प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी और अन्य अधिकारियों ने होटल ताज खेमा में पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी है। इस दौरान ताज महोत्सव कार्यक्रम विवरण और ब्रोशर का विमोचन किया तथा ताज महोत्सव के आयोजन और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व के वर्षों में शिल्पग्राम, सूर सदन, प्रेक्षागृह और सदर बाजार में ताज महोत्सव आयोजन होता था, लेकिन इस बार आई लव सेल्फी पॉइंट, 11 सीढ़ी, कीठम सूर सरोवर, ताज व्यू पॉइंट आदि नए स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है। 17 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले 32वें ताज महोत्सव में इस बार 370 स्टॉल सजाए जाएंगे। ओडीओपी के दौरान यूपी के 50 जनपदों के स्टॉल भी लगवाए जाएंगे। 6 दिवसीय नाट्य महोत्सव में नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। इस बार फॉरेस्ट विभाग को भी पहली बार ताज महोत्सव से जोड़ा गया है। विभाग ने कीठम सूर सरोवर में बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड फोटोग्राफी का आयोजन किया जा रहा है। यमुना घाट पर नगर निगम ने भी वहां आरती का आयोजन किया है। आपको बता दें कि शहर के मुख्य मंदिरों में भी ताज महोत्सव के दौरान प्रतिदिन यमुना नदी के किनारे आरती का आयोजन कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ टूरिस्ट को आकर्षित करने हेतु विमेन रेस, बाइक और कार रैली, हॉट एंड एयर बैलून की राइड भी होगी। हेरिटेज वॉक और आगरा बियॉन्ड ताज सेमिनार में शिव मंदिर श्रृंखला सर्किट पर चर्चा होगी। स्थानीय कलाकार और विभिन्न प्रतिभाओं का मंचों पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कवि सम्मेलन, मुशायरा के भी कार्यक्रम इस दौरान होंगे। ताज महोत्सव में शाम 7 बजे के बाद देर रात्रि तक होने वाले कार्यक्रमों में विख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। इसी के साथ ताज महोत्सव के कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी माई आगरा सिटी ऐप पर मौजूद रहेगी। मेरा आगरा ऐप तथा QR कोड और बुक माई शो के माध्यम से भी शिल्पग्राम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकेंगे। इसी के साथ सूर सदन में 17 फरवरी को मीरा नृत्य नाटिका और मुशायरा, 19 फरवरी को नाटक चाणक्य, 20 फरवरी को चंदन दास गजल, 21 फरवरी को अनूप जलोटा, 22 फरवरी को इंडियन क्लासिकल डांस, 23 फरवरी को कथक नृत्य नाटिका दशावतार, 24 फरवरी को नाटक बुरे फंसे गुलफाम और कवि सम्मेलन, 25 फरवरी को नाटक जीना इसी का नाम है
26 फरवरी को नाटक स्वाहा और 27 फरवरी को नाटक ताजमहल का टेंडर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहे थे। कानपुर विश्वविद्यालय ने अपना 58वां साल पूरा कर लिया है और 59वें साल की शुरुआत पर स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जहां कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए। दरअसल 57 साल पहले एक कमरे से शुरू हुआ ये विश्वविद्यालय आज प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वर्तमान में 110 कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, डिप्लोमा, डिग्री समेत कई कोर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि देश और विदेशों में अपनी पहचान बनाने वाले कई दिग्गज इसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए बताए जाते हैं और अब विश्वविद्यालय से कई जिलों के लगभग 600 से अधिक महाविद्यालय जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 3 राजकीय महाविद्यालयों को कानपुर विश्वविद्यालय चलाता रहता है। वहीं कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के कई कोर्स भी इसी विश्वविद्यालय में संचालित किए जाते हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया है कि विश्वविद्यालय के 59वें फाउंडेशन डे के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समाज की सेवा और जो यूथ है उनको प्रोत्साहित करने के लिए CSJMU के सभी विभाग कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय अपना 59वां फाउंडेशन डे 59 फाउंडेशन डे मना रहा है और हम लोगों ने सीरीज ऑफ चीज़ें समाज के सामने रखी हैं। जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय को इस बार NAAC का A++ मिला है, तो हम लोगों ने कल से ही कार्यक्रम शुरू किए थे। कल डायबिटीज़ पे एक कैंप था। आज हमारी यूथ पार्लियामेंट हो रही है। यूथ का क्या विचार है कि यूथ ही आगे लेकर आगे चलती है, तो डॉक्टर शशिकांत जी ने यूथ पार्लियामेंट किया है। इसी के साथ साथ हमारा आई कैंप भी चल रहा है, फ्लावर शो भी है। कल भी हम बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। 59 फाउंडेशन डे पे हमने समाज की सेवा के बहुत सारे कार्यक्रम और यूथ को इग्नाइट करने के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम सभी लोग। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के कन्नौज जनपद निवासी एक युवक के शव ग्रामीणों ने पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जांच पड़ताल के बाद उसके परिजनों को सूचना भी दी थी। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक ग्रामीण का शव पेड़ पर लटका पाया गया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी और आसपास के लोगों में हड़कंप भी मच गया था। जब पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की तो शव की पहचान रावेंद्र कुमार निवासी आसफपुर के रूप में हुई थी। वहीं इस घटना पर सीओ रविंद्र राय ने बताया कि शेखपुर पर रुस्तमपुर इलाके से जानकारी मिली थी कि एक ग्रामीण का शव पेड़ पर लटका हुआ है। सूचना मिलने के बाद गुमटी के पास पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो शव पेड़ से लटका हुआ था, जिसके बाद शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि वहीं आधार कार्ड से शव की पहचान की गई है, जिसके आधार पर उसके परिजनों को इस सब की सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। इससे मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि एक बैग भी रखा था, पास में ही शराब का पैकेट और गिलास और पानी की बोतल मिली है। घटना क्यों और कैसे हुई, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। आम के पेड़ पर सर एक शव लटका हुआ पाया गया था, क्या प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है? आज ग्राम शेखपुर रुस्तमपुर में गालिब मियाँ की आम की बाग है, जहाँ पे एक व्यक्ति गले में फांसी का फंदा लगा हुआ मृत अवस्था में मिला है। उसको स्थानीय लोगों की मौजूदगी में चेक किया गया तो उसके जेब से आधार कार्ड मिला है, जिसपे रावेंद्र कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासी आसफपुर पट्टी सलेमपुर जनपद कन्नौज, उम्र करीब आधार कार्ड के हिसाब से 52 वर्ष अंकित है। इसके पास एक बगल में शराब का पैकेट मिला हुआ था, पानी की बोतल है, गिलास है और एक बैग में उसके कुछ कपड़े और आधार कार्ड और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 66 रुपया इनके पास मिला है और
बाएं पैर में एक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। प्रथम दृष्टया गले में फंदा लगा हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या प्रतीक हो रहा है, मतलब क्या महसूस हो रहा है कि मतलब अपने आप फांसी लगाई, किसी ने लगाई, क्या लग रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब क्लियर। खबर कानपुर देहात से है, जहां सिकंदरा थाना क्षेत्र के सिकंदरा गुरदई बम्बा में मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित चल रहे अपराधी को सिकंदरा पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए वहां से भागने का कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने भई आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद अपराधियों में से एक के दाहिने पैर में गोली भी लग गई, जिसके बाद घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ उपचार के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। वहीं अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, 312 बोर और 2 खोखे कारतूस और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण शमशेर और सिराज से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि मेरे और सिराज के सगे भाई नौशाद की लगभग 2 साल पहले संदलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बगिया में मौत हो गई थी। जिस बगिया में उसके भाई की लाश मिली थी, उस बगिया की रखवाली इनायत अली किया करता था। शमशेर और सिराज का पूरा शक इनायत अली पर था कि हो ना हो मेरे भाई नौशाद की हत्या इसी ने ही की है, जिसका बदला लेने के लिए शमशेर और सिराज ने अपने एक पड़ोसी अहमद रजा पुत्र नफीस निवासी मोहम्मद नगर थाना सिकंदरा के साथ मिलकर इनायत अली को मारने की पूरी साजिश रची थी और 16 जनवरी 2024 को उसकी हत्या भी कर दी थी। इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्तों को कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 16 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र सिकंदरा में संदलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति इनायत अली पुत्र शब्बीर अली की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा अपराध संख्या 16/24 अंतर्गत धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमे के अनावरण का जो है सफल प्रयास करते हुए आज थाना सिकंदरा पुलिस ने उक्त मुकदमे से संबंधित एक शातिर अपराधी को, जिसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ में मिलकर के इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसका नाम जो है शमशेर पुत्र यूनुस है और ये कस्बा सिकंदरा में ही मोहम्मद नगर मोहल्ले का निवासी है। इसके बारे में हम लोगों को जो है जब सूचना मिली तो थाना सिकंदरा टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर इसको घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने जब आत्मरक्षार्थ जवाबी रूप से फायरिंग की तो इसके दाहिने पैर में एक गोली लगी, जिससे घायल हो गया और पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो अभियुक्त है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गोवध और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमे भी जो है संबंधित है इससे। इसके अलावा उपरोक्त हत्या के केस में हमने पूर्व में 2 अन्य अभियुक्त, जिनका नाम सिराज सन ऑफ यूनुस जो कि शमशेर का ही भाई है और अहमद रजा पुत्र नफीस, ये दोनों मोहम्मद नगर कस्बा सिकंदरा के ही निवासी हैं, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। और फिलहाल शमशेर के पास से हमको यहाँ पर 312 बोर का एक अवैध तमंचा और 2 अदद खोखा कारतूस और एक अदद कीपैड मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुआ है। जब इन अभियुक्तों से हमने घटना के संबंध में पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 2 वर्ष पहले सिराज और शमशेर के भाई नौशाद की थाना मंगलपुर के संदलपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके विषय में ये लोग सदैव मुकदमा अपराध संख्या 16/24 के विक्टिम इनायत अली पर शंका करते थे कि उसने ही प्रोबेबली इनके भाई की हत्या की है और इसी रंजिश में अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने 16 जनवरी को थाना सिकंदरा क्षेत्र में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो घायल अभियुक्त है उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही जो है वो नियमानुसार की जाए। हमीरपुर जनपद के मौधा कस्बे में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण किया था।
इस दौरान उन्होंने आमजन और व्यापारियों से बातें भी की और ऑपरेशन त्रिनेत्र को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अधिक से अधिक कैमरे लगाने के लिए प्रेरित भी किया था। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया। एडीजी ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कोई गलती न हो। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा सहित जनपद के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे थे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र के नगला दाऊद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के सामने आगरा कोलकाता मेल के लोको पायलट ने सूचना दी कि इंजन में किसी 4 व्हीलर के पार्ट्स के टकराने की आवाज आई है। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस की टीम ने जांच की तो पता चला कि एक 4 व्हीलर कार क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आपको बता दें कि अधिक स्पीड होने की वजह से ये 4 व्हीलर रेलवे डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे डिवाइडर का 4 व्हीलर का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा था। रेलवे ट्रैक के आसपास क्षतिग्रस्त 4 व्हीलर को क्रेन की मदद से उठाया गया, लेकिन मौके पर से गाड़ी मालिक गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। जीआरपी मुकदमा दायर कर कार्यवाही कर रही है। वहीं वीरेंद्र कुमार प्रभारी निरीक्षक ने बताया है कि गाड़ी का मालिक कन्नौज जनपद छिबरामऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। गाड़ी जीआरपी के हिरासत में रखी है। जल्द ही गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ।